हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, जितने बच्चे क्लास 10th में और इस वीडियो से जुड़ गए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र आज हम लोग देखने जा रही है, जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया 2024-25, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है और इसलिए आप बिल्कुल विदाउट स्किप कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो चलिए, बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट खंड की ओर आ जाइए, सब कोई सेशन 1 पे आ जाइए और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर नेक्स्ट जाकर के आपको जवाब भी देना है। तो फर्स्ट सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी है। जी हाँ, कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है उष्माशोषी है। एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जी हाँ, एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होता है उष्माशोषी। तो उष्माक्षेपी हो गया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होते हैं, ये है उष्माक्षेपी, और एक है उष्माशोषी जो यहाँ पर सवाल पूछा गया उष्माशोषी। तो इसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषित होते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में अंतर थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल का जवाब भी देंगे। तो उष्माक्षेपी में क्या होते हैं, इस अभिक्रिया में ताप की वृद्धि होती है और उष्माशोषी अभिक्रिया में ताप की कमी होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ 4 विकल्प दिया गया, इनमें से पहचानना है। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, आपको फर्स्ट सवाल में पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन में कोयले का जलना, ये बिल्कुल उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोयले का जलना, उसमें उष्मा का वृद्धि होता है, बिल्कुल उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, ये भी नहीं होगा उष्माशोषी। श्वसन की प्रक्रिया, ये भी हमारे जाकर के उष्माक्षेपी हो जाएगा। बचा क्या हमारा जाकर के लास्ट वन में बच जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, ये बिल्कुल उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें उष्मा का क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए थोड़ा। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका आपको बताना है। कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है आपको वो बताना। 4 विकल्प आपके सामने रखेंगे और आपको जल्दी से बिल्कुल बिना लेट के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल क्या कर देना है, बता देना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थोड़ा देखिए क्या लिखा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में उत्सर्जित गैसों को अवशोषित करना, गैस को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना, या फिर चौथा विकल्प है उत्सर्जित गैसों से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। आपको 4 विकल्प दिए, बिल्कुल आपको जल्दी से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। गैस को आमतौर पर किस दौरान, नमी वाले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान बोल रहा है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड को गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। तो इसको बता देना जल्दी से, गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका बताना। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे। इसका सही आंसर हो जाएगा गैस से नमी को अवशोषित करना हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब में लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होता है, गैस की नमी को अवशोषित कर लेता है, यानी कि खींच लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समजाति श्रेणी में नहीं देखा जाता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सवाल पूछा है नहीं देखा जाता है, तो आपको बता दें रासायनिक गुणधर्म नहीं देखा जाता है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में पढ़ा है CH2 और 4U आणविक द्रव्यमान, बिल्कुल देखा जाता है, सही हो जाएगा। भौतिक गुणों में कर्मिकता, ये भी देखा जाता है। समान कार्यात्मक समूह, ये भी देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं देखे जाते हैं, केमिकल आपको रासायनिक गुणों में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर पे आ जाए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन नहीं, यहाँ पर द्विविस्थापन का बात आ गया है ना। द्विविस्थापन में दोनों में चेंज होगा। द्विविस्थापन का मतलब क्या, दोनों साइड में दोनों में चेंज होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से रिएक्शन को देखिए और जवाब दीजिए। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है PbCuCl, यानी कि सीसा को कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करने पर लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर। इसमें तो विस्थापन अभिक्रिया एक ही अलग हो रहा है। इसमें Pb में देखिए यहाँ सीसा के साथ क्लोराइड जुड़ गए, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए। जी, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, N2 यानी कि सोडियम सल्फेट हो गया और इधर बेरियम क्लोराइड। तो इधर हो गया बेरियम क्लोराइड और इधर हो गया NaCl, यानी कि दोनों में चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट, यहाँ पर हो गया सोडियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो गया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन दो विस्थापन हो रहा है तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगी। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें, आप बिल्कुल सही जवाब दें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पर विकल्प दिया गया, आप इसमें से चुनिए और जवाब दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे पढ़ना भी है, केवल 2 लिखा है तो उसमें 2 बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते बिना लेट क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा पढ़िए। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। जल के विद्युत अपघटन अभिक्रिया में जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन को इतना घुमा कर आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, जल का सूत्र बताए H2O, ही अनुपात बताना। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर 2 हो गया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना हो गया 1, तो 2:1 आंसर हो जाएगा। 2:1 आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। जो जल का विद्युत, जल जब टूटते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटते हैं, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है। 2:1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने 5 का चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। आई होप कि आप बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है। एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को क्या कर रहा है, नीला। जी हाँ, लाल को नीला कर रहा है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए, अगर कोई लाल को क्या कर रहा है, लाल को यहाँ पर नीला कर दे रहा है। जी हाँ, लाल को नीला कर रहा है। पहले लाल है, यहाँ पे लाल है और जस्ट क्या हो गया यहाँ पे नीला हो गया है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में किस घोल में अधिक मात्रा में मिलाने से उल्टी होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा इसका मतलब यहाँ पर देखिए, पहले क्या हो जाएगा, उल्टा कब होगा, ये नीला हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। वही बोल रहा है कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी जवाब भी दे पाएंगे। एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से ये परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। बोल रहा है अगर लाल को नीला कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लाल को अगर नीला कर रहा है इसका मतलब क्या है, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स बताए। क्षार है। जी हाँ, क्या है, क्षारक है। अगर लाल को कोई नीला कर रहा है तो ये क्षारक है। इसका उल्टा काम करेंगे, हमको नीला को क्या करना है, नीला को लाल करना है, तो हमको अम्ल मिलाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, आपको क्या मिलाना पड़ेगा, अम्ल मिलाना पड़ेगा, अम्ल मिलाना पड़ेगा। अगर कोई विलयन में अगर हम लोग अम्ल मिला देंगे तो नीला को सीधे क्या कर देगा, नीला को सीधे लाल कर देगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल हम लोग को खोजना है, तो विकल्प देखिए यहाँ पर फर्स्ट है बेकिंग सोडा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चूना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो क्षार है और भी नीला हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अम्ल मिलाएंगे तब जा करके क्या होगा, नीला से क्या होगा, लाल होगा, यानी कि इसका उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिया। 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जी हाँ, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दूसरा घटक क्या है, बेकिंग पाउडर आपको पता है। बेकिंग पाउडर का थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स फॉर्मूला बता दीजिए। NaHCO3। जी हाँ, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें एक घटक क्या है, पहला घटक, 2 घटक है, तो पहला घटक होता है बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दूसरा घटक का नाम बताना, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। दूसरा घटक क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या फिर टार्ट्रिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। 4 विकल्प है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए दूसरा घटक क्या होगा। तो जितने बच्चों ने, जी हाँ, बेकिंग पाउडर का पहला घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा घटक टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, थोड़ा मन लगा के पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की प्रक्रिया। जी हाँ, कोई धातु इसको खींचकर पतले तार बना रहे। हम बताए थे, सोनार का एग्जाम्पल दे करके आपको क्लास में पढ़ाया गया था। अगर सोनार धातु को अगर खींच रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, खींच कर। और कौन सा धातु है जो सबसे ज़्यादा खींचे जा सकते हैं, जी हाँ, सोना है। सोना है 1 ग्राम सोना से, जी हाँ, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। आपको क्लास में बताया गया था। तो धातु को पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खींचने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तन्यता कहते हैं धातु को खींचकर पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को क्षमता को तन्यता कहते हैं। और धातु को पीट पीट कर, जी हाँ, धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पतली चादर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आघातवर्धीता कहते हैं। ठीक है, आपको ये सब सवाल आना चाहिए, आपको क्लास में पढ़ाया गया। आई होप कि आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। खींचने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं और पीटने की प्रक्रिया को आघातवर्धीता कहते हैं। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? जी हाँ, आपको यहाँ पर सॉरी आयनिक यौगिक नहीं है, आप क्वेश्चन यहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। आपको ये पहचानना है कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने रखा गया है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 विकल्प आप थोड़ा इस तरह है, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन एसिटिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, आपके सामने 4 विकल्प है। आपको इनमें से 2 चुन लेना है और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताना कि सर जी ये है आयनिक यौगिक और ये आयनिक यौगिक बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे। तो हम बता दें बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपको दिख रहा है ना, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये CCl4 जो 2 है ना, ये बिल्कुल आयनिक यौगिक नहीं है। ये 2 और 3 जो है ना बिल्कुल आयनिक यौगिक नहीं है। तो आपको ये चुनना है। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। आपको बता दें सोडियम क्लोराइड भी है और पोटेशियम क्लोराइड दोनों आयनिक यौगिक है। लेकिन ये जो दोनों है ना 2 और 3 का फॉर्मूला ये बिल्कुल आयनिक यौगिक से मैच नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने आप बिल्कुल सही जवाब दे। बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। इसमें बता दें बहुत आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा OH कार्यात्मक समूह है? आपको बता देना OH ग्रुप किसमें आते हैं? OH मतलब क्या है? अल्कोहल। जी हाँ, OH का मतलब क्या होगा? अल्कोहल। जी हाँ, OH का मतलब क्या है? अल्कोहल। आपको बताया गया था OH का मतलब क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल बिल्कुल। जितने बच्चे अल्कोहल बताएं बिल्कुल आप सही जवाब दें। तो लास्ट में ऑल का आवाज़ है, आपको लास्ट में देखना क्या है? अल्कोहल में ऑल आएगा ना, अल्कोहल में ऑल आपको देखना है। ब्यूटोन ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटेनॉल, इसको थोड़ा ये सही हो जाएगा बिल्कुल। तीसरा देखिए ब्यूटेनिक अम्ल, ये गलत हो जाएगा। ब्यूटेनल अल आ रहा है इसमें, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ऑल देखना है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर OH जिसका समूह है बिल्कुल बी सही है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगर आपको चैप्टर 4 कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो क्लास में बहुत जल्दी पढ़ा देंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बिल्कुल आपके लिए आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ जाइए। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आयनिक यौगिक। जी हाँ, CH3 CH2 CHO का नाम बताए। सबसे पहले आपको बता देना CH किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का। बच्चा को पता है CHO किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड, जी हाँ, जब एल्डिहाइड ग्रुप का है इससे पहले आपको समझना इसमें कितने कार्बन है। जी हाँ, कितने? 1 2 3 3 कार्बन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए 1 2 3 3 कार्बन है। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं ना, प्रोप बोलते हैं। तो प्रोपे यानी कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, आपको ये सब पढ़ाया गया था क्लास में, बिल्कुल सभी बच्चे पढ़े हैं। तो 3 है तो प्रोप हो जाएगा। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप का है तो अल हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही होगा। प्रोपेनॉल होना चाहिए इसका। तो देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल अभी पकड़ पा रहे हैं मेरे सवाल को, बिल्कुल पढ़ते ही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में अल आएगा, है ना, अल। जैसे अल्कोहल में ऑल आया था ना, इसमें अल आएगा। तो आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इतना हम हिंट से दिए, आपको थोड़ा खोजना है। 3 है तो प्रोप हो गया, अल हो गया तो प्रोपेनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? जी हाँ, अंतिम पाचन, जो हम लोग भोजन खाते हैं ना उसका अंतिम पाचन, बचे खुचे पाचन का वहाँ पर क्या होते हैं? पाचन होते भोजन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। लास्ट में होता है छोटी आंत में, याद रखना, छोटी आंत बड़ी आंत 2 आंत है ना, तो छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है। छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सवाल है? थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 मन लगा के पढ़िए। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आप सांस लेते हैं, बिल्कुल सांस लेते हैं, एक ह्यूमन बॉडी है तो सांस लेना ही पड़ेगा। आप सांस लेते हैं तो कहाँ से हम लोग सांस लेते हैं? किसके माध्यम से? ने हम लोग का है ना जो, तो फेफड़ा, बच्चा को पता है ना, हम लोग का मेन अंग फेफड़ा ही है। तो आपको यहाँ 4 विकल्प है, जल्दी से आपको क्या कर लेना है? क्वेश्चन का जवाब दे देना है। तो देखते हैं 13 नंबर का कितने बच्चे ऑप्शन भी पढ़ लिए और जवाब भी बहुत ही जल्दी दे दिए। देखते हैं कि थोड़ा चेक करते कितने बच्चे आंसर दिए।
तो बिल्कुल जितने बच्चों ने, जी हाँ, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, फेफड़े के एल्वियोली में, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का जो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहीं पर होता है, फेफड़े के एल्वियोली नली में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। मस्तिष्क के बारे में यानी कि दिमाग के बारे में कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने रखेंगे। आपको दिमाग के बारे में मस्तिष्क पढ़ाया गया है, जो 3 भाग है ना, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, तो उसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछे हैं। आपको जल्दी से बता देना कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर बता देना है। तो चलिए बिना लेट के इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते, देखते कितने बच्चे बिल्कुल जवाब से पहले यानी कि सवाल पढ़ते हैं जवाब देता है। तो मनुष्य मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। आपको बताते जाना है सत्य है या फिर असत्य है। आप थोड़ा दिमाग लगाए, हम थोड़ा ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहा। दूसरा में क्या है, श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में है, दूसरा विकल्प ये है। और तीसरा विकल्प लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का स्थिति मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। सेरिब्रम शरीर की मुद्राओं संतुलन है। बिल्कुल 4 विकल्प है। अब हम थोड़ा आपको समझा देते हैं कि हम लोग का जितने भी अनैच्छिक क्रिया है, जितने भी अनैच्छिक क्रिया होते हैं, इसका जो मेडुला क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मेडुला क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिना लेट की आपको 3 बता देना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 एक तो सही हो गया। उसके बाद आपको सोचना है उसके बाद कौन सा और सही है। एक तो हम लोग 3 नंबर चुन लिए हैं कि लार, उल्टी वगैरह जो भी होता है, मेडुला इसको नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ठो बिल्कुल हम लोग क्लियर कर लिए 3 का। उसके बाद आगे थोड़ा पढ़ते हैं। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क करते, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। कौन, अग्र मस्तिष्क का ज्यादा लोड होता है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा मस्तिष्क है ना, इसलिए सारा लोड, ज्यादा लोड किसको है, अग्र मस्तिष्क को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखते हैं किसमें है, ए बी सी डी में देखने हैं किसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 और 3 दोनों मौजूद है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी जवाब दे पा रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हम उतना विथ डिटेल्स अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा हम प्रयास करते हैं कि आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी का चयन करना है, आपको यहाँ पर बता देना कौन सा गलत है। थोड़ा हम डी से ऑप्शन नंबर शुरू करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से, बिल्कुल। एस्ट्रोजन अंडाशय ग्रंथि, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन विल्सन, ये भी सही हो जाएगा। एड्रीनलाइन, बिल्कुल एड्रीनलाइन जो है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं हो, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेमेल है यानी कि मिस मैच, आप इंग्लिश में सिलेक्ट द मिस मैच्ड पेयर आपको चुनना है। बेमेल मतलब क्या, आपको जो जोड़ी बिल्कुल गड़बड़ है, तो हम लोग को यहाँ पर जोड़ी कौन सा गड़बड़ लगा, बिल्कुल आप जब हम लोग पढ़ें तो ये एड्रेनालाइन जो है ना, एड्रेनालाइन, ये हमको अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल ये मेल नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए को चुनना चाहेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा, एक फूल में नर और मादा युग्म अंकुरित कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग है। आपको अब 4 विकल्प देते हैं। पुंकेसर प्राक्षण, तंतु वर्तिकाग्र, परागकोश अंडाशय, पुंकेसर वर्तिकाग्र। आपको जल्दी से बता देना है। एक फूल है, जी हाँ, फूल, फ्लावर्स आप सब कोई जानते हैं, फ्लावर समझते हैं ना। तो नर और मादा, यहाँ पर क्या सवाल, तो अच्छे से पढ़िए। एक फूल में नर मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग बताना है। तो आपको 16 नंबर का विकल्प सामने रखते हैं, आप जल्दी से पढ़ के जवाब दे। तो जहां नर मादा आ गया, युग्मक आ गया, तो उसको उत्पन्न करने वाले भाग क्या हो जाएगा। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स देखते हैं कितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने, बिल्कुल सही जवाब परागकोश हो जाएगा और अंडाशय। परागकोश और अंडाशय उत्पन्न करने वाले भाग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पे सभी बच्चे आ जाए। जी, अमीबा, स्पाइरो गायरा और यीस्ट में प्रजनन की सामान्य विशेषता क्या है, आपको जल्दी से बता देना। अमीबा हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, यीस्ट में प्रजनन की सामान्य विशेष क्या, वे अलैंगिक है, वे सभी एक कोशिक है। आपको अमीबा तो पता है एक कोशिक है, इसमें तुरंत सोच बिना लेट कि आप आंसर नहीं दे देना, आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। इसके आगे भी यीस्ट है, तो इसमें प्रजनन की कौन सी सामान्य विशेषता, यह है। आपके 4 विकल्प है, आपको क्वेश्चन को पहले समझ लेना फिर जवाब देना। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। सभी जितने भी ऑप्शन दिया गया है ना, अमीबा, स्पाइरो गायरा और यीस्ट, ये अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 देखिए, जी हाँ, नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिस
अर्जित किया जा सका लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। आपके सामने विकल्प है कि नीचे दिए गए उस लक्षण का चयन करना है जिसको हम लोग विरासत में नहीं मिला है, अर्जित कर सकते हैं, अर्जित करना पड़ता है। तो आपको पता होगा हम लोग का आँख बिल्कुल पेरेंट्स के आँख से मिल जाते हैं, त्वचा का रंग भी मिल जाते हैं, काला गोरा मिल जाते हैं, बालों की प्रकृति भी मिल जाते हैं, घुंघराले बाल, बाल का एक अलग अलग डिजाइन होता है ना, तो आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में बालों की प्रकृति भी मिल जाता है। लेकिन शरीर का आकार बिल्कुल ये लक्षण विरासत में नहीं मिलता है, जो है ना शरीर का आकार विरासत में नहीं मिलता है। ये आप का रहन सहन पर डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स अच्छे अच्छे खाते हैं तो उसका बॉडी स्वस्थ रहेगा। आप समोसा वगैरह खाएंगे तो आप समोसा जैसा हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, तो शरीर का आकार बिल्कुल विरासत में नहीं मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 19 देखें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है प्रकृति चयन द्वारा, जी हाँ, प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत क्या दिया था। ये कल ही परसों क्लास में पढ़ा, यानी कि 1 वीक एगो आप पढ़ा, यानी कि पढ़ाया गया आपको क्लास में। जल्दी से बता, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की विकास का सिद्धांत डार्विन जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 का मेंडल नहीं होगा, डार्विन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कौन सा कथन सत्य है। सत्य मतलब क्या होता है आपको पता होगा। सत्य मतलब सही है। कौन सा कथन निम्न में से सही, आपको थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। एक नंबर में देखिए क्या ऑप्शन है। एक उत्तल लेंस का 4 डायोप्टर शक्ति है। उत्तल लेंस मतलब प्लस में आएगा, आप समझ रहे हैं ना। उत्तल लेंस मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस मतलब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का बात है तो हम लोग को क्या पकड़ना है, पॉजिटिव में जवाब आना चाहिए। 4 डायोप्टर जिसकी क्षमता है 0.25 मीटर, बिल्कुल सही है। ये तो हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल लेंस में माइनस हो गया, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहीं पर गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी में माइनस आ गया, उत्तल के लिए माइनस होता नहीं। अवतल लेंस है यहाँ पर प्लस, ये भी बिल्कुल गड़बड़ है। अवतल के लिए माइनस होना चाहिए, अवतल लेंस यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, भी गड़बड़ है। यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 डायोप्टर लेंस क्षमता में 0.25 मीटर, दोनों पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। 20 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लाइव क्लास में आपको बता चुके हैं और क्लास में भी पढ़ाया गया, ठीक है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोल रहा है किसमें अनंत रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु साइज। जितने भी दर्पण या फिर लेंस है सब अगर दूर पर रखेंगे तो छोटा ही ना दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ सवाल को आपको थोड़ा आपका माइंड्स भी चेक करता है, जो एग्जामिनर है ना, आपका दिमाग चेक करना चाहते हैं कि आप रटुआ तो नहीं है, रट्टू बाबा तो नहीं आप बन गए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए फिर आपको जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में एक व्यक्ति, एक कोई आदमी है जिसका 2 मीटर फोकस दूरी अत्यधिक रेखा स्पष्ट नहीं देख सकता। एक व्यक्ति है, कोई मानते ए नाम का कोई व्यक्ति है, 2 मीटर से 2 मीटर दूरी से नहीं देख पा रहे हैं कि 2 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं देख पा रहे। इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। जी हाँ, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित। अगर ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहा है, 2 मीटर देख पा रहा है, तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या है, ऐसे दोष जो निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग उपचार के लिए कौन सा चश्मा लगाते हैं, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे हम बता दें अवतल लेंस। किस लेंस का चश्मा, अवतल। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा पढ़िए, ठीक है। हम थोड़ा बता देते हैं क्योंकि सवाल को थोड़ा घुमा देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अत्यधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्नलिखित में से क्षमता की लेंस, कौन सा लेंस क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा। आपको क्लास में पढ़ाया गया था, अगर एफ यहाँ पर 2 मीटर है तो एफ निकालना है, आपको P बराबर 1/f लिख देना है। इक्वल की जगह इक्वल, 1 का 1, f का मान कितना है, 2 मीटर है। इसको डिवाइड देने पर, जी हाँ, इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग का आएगा 0.5 आएगा। अब बात रही कि माइनस में और प्लस में दोनों में आंसर दिया है ना, तो हम लोग को ढूंढना है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और उसका जो है नेगेटिव मार्क्स होता है, तो -0.5 हो जाएगा इसका। आप समझ रहे हैं ना, क्लास में आपको पढ़ाया गया अवतल लेंस के नेगेटिव होता है, तो 0.5 आप आंसर निकालनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -0.5। ऑप्शन आप देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल क्या बोले, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। 0.5 डायोप्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट क्यों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए।
प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में होती है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आपको बताना जो इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है कौन से घटना के कारण इंद्रधनुष में कितने एक जो वर्ण बन जाते हैं, एक वर्ण पट्टी बन जाते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है और 4 विकल्प में आपको पढ़ लेना है। हम डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, वैसे आप जल्दी, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, हम चाहते हैं वीडियो शॉर्ट बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, अपवर्तन भी होते हैं, विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परिवर्तन, इन तीनों घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 अच्छे से पढ़िए ताकि आप जवाब जल्दी से दे पाएंगे। तो 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग करके उसका न्यूनतम प्रतिरोधक बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कितना प्रतिरोध दिया है, 1/5 ओम दिया है। कितना? 1/5 ओम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को जानते हैं 5 प्रतिरोध लेना है। कितना लेना है? 5 प्रतिरोधों का उपयोग करना है। तो पार्श्वक्रम का फॉर्मूला क्या, 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 हो गया, 1/r2 हो गया, 1/r3 हो गया, 1/r4 हो गया और 1 क्या हो जाएगा? 1/r5। आपको क्लास में बताया गया। ठीक है, आप बहुत ईजी से ये बिल्कुल आप आसानी से बना लेंगे। तो 1/r1 लिखते हैं, उसके बाद 1 का 1 लिखते हैं और r1 का वैल्यू देखिए, हर प्रतिरोध का कितना वैल्यू दिया है? 1/5, 1/5। तो यहाँ हो जाएगा 1/5। जब इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, सब में अगर लिखेंगे 1/5 तो थोड़ा डिफिकल्ट, ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। हम लोग शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 का 1 हो गया और इसमें बट्टा दिए हैं, फिर 1/5 लिखे ना, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे देखिए 1/r1 एक ठो निकालते हैं, तो 1 का 1 और 1/5 हो गया। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। तो सब हम लोग डायरेक्ट 5 लेंगे ताकि हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो 1/r इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को प्रतिरोध ले लिए। अब 1 का 1, r का, पाँचों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, का मतलब कितना है? 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 1 का 1 हो जाएगा, 25r1। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 50r = 1। ये गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं r = 1/25 ओम। तो 1/25 ओम आपको खोजना है। कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चे ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। 1/25 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है? प्रतिरोधकता किन में नहीं बदलती? आपको नहीं में बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, यहीं पर बच्चा मार खा जाता है। प्रतिरोधकता किन में नहीं बदलता है? तो पदार्थ को बदलने पर नहीं बदलता है। आपको बता देना, देखिए 25 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या है? पदार्थ को बदलने पर दिया जाए प्रतिरोधकता बदलेगा, आपको बता देना बदल जाएगा। तापमान बदलने पर बदल जाएगा, प्रकृति का आकार बदलने पर नहीं बदलेगा। यही तो हम लोग आंसर खोजना है। पदार्थ को तापमान दोनों बदल दिया जाए तो भी बदल जाएगा। तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो बिल्कुल गलत ही चुनना है। प्रतिरोधकता का आकार बदल दिया जाएगा तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा पढ़िए, गलत कथन चुने, गलत चुनना है। जी हाँ, आप सही पढ़ के आ रहे हैं, आपको यहाँ गलत चुनने बोल रहा है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा आपका दिमाग चेक करें यहाँ पर सवाल पे। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र थोड़ा अच्छा से बनाया है तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा के दिशा को जानने का एक सरल नियम है। बिल्कुल से फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है ना, दायां हाथ का नियम आपको बिल्कुल यहाँ आप क्लास में आपको बता देंगे। यही चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बता, सही है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आपको बिल्कुल ये भी सही बताया गया है। प्रत्यक्ष प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर की प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जो 1/5 सेकंड के बाद दिशा बदलती है, ये बिल्कुल गलत है। 1/50 का आधा अगर बोलता तब सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी बिना लेट के बिल्कुल आपको आंसर बता देना, ये गलत है। 7 में क्या लिखा है? घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के इस्तेमाल के लिए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? हम लोग घरेलू जितने भी उपकरण लगाते हैं उसको नुकसान ना पहुँचे, कहीं शॉर्ट ना हो जाए, ज़्यादा घर का नुकसान ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कि देखिए
आर्थिंग लगाते हैं यानी कि भूसंपर्क तार लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर का उपयोग करते हैं। 4 विकल्प आपको बता देना, हम लोग घरेलू में कोई घटना ना घट जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, जिसके लिए फ्यूज़ लगाते हैं। तो बच्चा को पता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्यूज़ लगाते हैं। जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज़ कट जाते हैं, सारा कनेक्शन हट जाने के बाद घर सुरक्षित बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे आ जाए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र, आपको पता होगा कि जल विद्युत संयंत्र में आपको यहाँ पर चुनना है बिल्कुल कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जी, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल, जल संग्रहित में क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा में ना बदलते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा को, आप समझ रहे हैं ना, विकिरण ऊर्जा उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपको पता होगा, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना लेते हैं हम लोग उसको, ना ही जलवा आप कोई खाना पीना थोड़े ना देते हैं। तो उत्पाद बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन। जी हाँ, लास्ट वन क्वेश्चन, बिल्कुल इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, लोगों से संबंधित है, वनों यानी कि पेड़ पौधे से संबंधित, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। तो पेड़ों से बचाने के लिए जो महिलाएं पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। तो इसका महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन नंबर ए में पढ़िए, देखिए, वन संरक्षण प्रयास में समुदाय को शामिल करना, बिल्कुल सही बोल रहा है। वन संरक्षण के प्रयास समुदाय को अनदेखी करना, एक गलत बात बोल रहा है। विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्ष को काटना, ये भी बिल्कुल गलत बात, वृक्ष को बचाना है भाई, काटना नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है। सरकारी एजेंसियों को वन वृक्ष नष्ट करने का आदेश देना, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, लोगों के साथ शामिल करना, समुदाय को शामिल करना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप 30 में से लगभग सभी सवाल का जवाब दे दिए हैं। तो बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ से आपका ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप देख लीजिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम है। अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल आप पछतावा के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। तो बिल्कुल टाइम रहते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। आई होप कि आप सब कोई पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे